जो सेंसर हमने कर लिया था ना। यस सर। ओके। आज हम डेटा स्टोरेज स्टार्ट कर रहे हैं। डेटा स्टोरेज के बारे में क्या आइडिया है, कुछ आइडिया है? यस सर। क्या आइडिया है डेटा स्टोरेज के बारे में? असल में स्टोरेज दो तरह की होती है ना, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। ठीक है। एक परमानेंट होती है और एक टेम्परेरी होती है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरनल डिवाइसेस यूज फॉर डायरेक्ट एक्सेस बाय द कंप्यूटर आर रेफर टू एज मेमोरी, आल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। अब इसका मतलब है कि जब प्रोसेसर जिस मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है ना, उसको हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। तो याद है उन्हें वो पीछे एक डायग्राम बनाई थी। अ, यस सर। जैसे ये है। अब ये एक सीपीयू है, ये सीयू है, ये है। देखो ये डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है कैशे को, और कैशे कनेक्टेड है विद रैम, और सीपीयू रैम से भी कनेक्ट। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम दोनों आते हैं। प्राइमरी मेमोरी सर्व एज द यूजर वर्क स्पेस, होल्ड टेम्परेरी डेटा एंड इज क्रूशियल फॉर रनिंग द कंप्यूटर। क्योंकि सीपीयू जो भी डाटा एक्सेस करेगा या तो रैम से एक्सेस करेगा या कैशे से एक्सेस करेगा। स्टोर डेटा दैट कंप्यूटर कैन एक्सेस डायरेक्ट। कंप्यूटर का मतलब सीपीयू है। सीपीयू रैम से भी डाटा एक्सेस कर रहा है, यानी रैम से, और कैशे से भी एक्सेस कर रहा है। और सीपीयू की अपनी मेमोरी भी होती है जिसको वो यूज़ कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसका पर्पस क्या है? स्टोरेज डिवाइस एनेबल यूजर टू परमानेंटली स्टोर एप्लीकेशन डेटा एंड फाइल। यहाँ पे जो बेसिकली, यहाँ मेमोरी का मतलब तो टेम्परेरी स्टोरेज, और स्टोरेज का मतलब हो गया परमानेंट स्टोरेज। यूजर डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली एंड यूजर कैन मॉडिफाई और रीड इट एज नीडेड। तो हमारा जो हार्ड कंप्यूटर जो होती है, सॉरी लैपटॉप है या कंप्यूटर है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी इंस्टॉल होते हैं वो स्टोर होते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। तो हार्ड डिस्क हो या सॉलिड स्टेट ड्राइव हो, दे आर कॉल्ड, क्या कहते हैं, परमानेंट स्टोरेज। तो अभी आगे जाके डिवीजन आगे दिखाता हूँ। स्टोरेज कैपेसिटी इज टिपिकली लार्जर देन इंटरनल मेमोरी टू अकोमोडेट लार्ज फाइल लाइक म्यूजिक। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है अ, वो लार्जर होती है आपकी प्राइमरी। तो एक तरह से दो स्टोरेज होती है, एक प्राइमरी स्टोरेज होती है और एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है। तो ये बात कर रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज, यहाँ पे सेकेंडरी आएगा, तो यहाँ पे प्राइमरी आएगा। ठीक है। ये जब हम प्राइमरी मेमोरी की, अब यहाँ पे उन्होंने कनेक्शन दिखाया हुआ, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस कैन बी स्प्लिट अप इनटू टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज। पीछे जो डिस्क्रिप्शन थी ना, बेसिकली प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज की डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे ये प्राइमरी मेमोरी बताई हुई कि प्राइमरी मेमोरी और जो सेकेंडरी स्टोरेज आपस में किस तरह इंटरकनेक्टेड है। प्राइमरी स्टोरेज के अंदर एक तो रैम आती है और एक रोम आती है। इंटरनल सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट, ठीक है, या तो ये होगी या तो ये होगी या दोनों हो सकती है। और एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर एक तो आ रहा है ऑप्टिकल स्टोरेज, जिसको डीवीडी रोम, सीडी रोम एंड डीवीडी रैम वगैरह, और ब्लू डिस्क। ठीक है। यूएसबी मेमोरी स्टिक और फ्लैश मेमोरी, ये भी आपका सेकेंडरी एक्सटर्नल स्टोरेज है। और रिमूवेबल हार्ड ड्राइव जो बात है, एक्सटर्नल का मतलब है वो स्टोरेज डिवाइस जो बाहर से कनेक्ट होती है पीसी के बाद। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर? यस मूसा, इज दिस क्लियर? यस सर। एक सेकंड होल्ड कर। ओके, आगे मूव करते हैं।
Here is summary of the difference between primary memory and storage memory. अच्छा, अब जैसे यहाँ लिखा प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, पीछे भी डिस्कस किया था, डायरेक्टली एड्रेस बाय द सीपीयू। सीपीयू डायरेक्टली जिस मेमोरी को एक्सेस करेगा ना उसको हम प्राइमरी मेमोरी, इसीलिए इसका नाम प्राइमरी। कंटेन रैम रोम एंड कैश मेमोरी, कंटेन रैम रोम एंड कैश। अभी ऐसे मैंने डायग्राम बनाई थी, ये देखो फिर बना रहा हूँ। ये आपका सीपीयू है, तो सीपीयू, ठीक है, ये सीयू और ये ए है, ठीक है, ये कैशे, ये कैशे है और ये रैम। सीपीयू को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा होता है इस पर, और यहाँ से ये कनेक्ट होता है और इसको सेकेंडरी स्टोरेज में कह रहा है नॉट डायरेक्टली अटैच बाय सीपीयू, क्योंकि यहाँ पे हार्ड डिस्क होती है, रैम कनेक्ट होती है हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, इसको ये कनेक्ट होगी रैम के साथ। देखो सीपीयू इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। ऑल आर नॉन वोलाटाइल। अच्छा, इसमें जैसे रैम और कैश ये वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब होता है, ये वर्ड सुना है मैंने, वोलाटाइल क्या यस मतलब सर। होता है, क्या होता है मतलब इसका, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? जस्ट पूछा, व्हाट इज meant बाय वोलाटाइल? पूछा, आर यू लिसनिंग? यस सर। मैंने पूछ रहा हूँ कि वोलाटाइल का मतलब क्या होता है। नो आइडिया? सर। देखो, वोलाटाइल का मतलब होता है कि जब इसको पावर नहीं मिलेगी स्टोरेज डिवाइस को, तो इसका डेटा लॉस हो जाएगा। तो रैम में जो कुछ होगा वो रिमूव हो जाएगा, कैशे मेमोरी में जो कुछ होगा वो रिमूव, और हार्ड डिस्क में अगर उसको पावर नहीं भी मिली तब भी वो डेटा को होल्ड करेगा। हार्ड डिस्क हो या सॉलिड स्टेट ड्राइव हो या फ्लैश ड्राइव्स हो, ये दोनों, ये सब नॉन वोलेटाइल, कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल टू द कंप्यूटर, एक्सटर्नल इंटरनल भी होगी। एग्जाम्पल में हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, डीवीडी, मेमोरी स्टेट वगैरह, ये सब जो है, ठीक है, क्लियर? अब ये यस प्राइमरी सर। मेमोरी की फर्दर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। प्राइमरी इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच कैन बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द सीपीयू। तो यानी सीपीयू इसको डायरेक्टली एक्सेस करता है। दिस इंक्लूड रैंडम एक्सेस रैम एंड रॉम memory chip. A primary memory allow the CPU to access application and service temporarily stored in memory. हम जब हम जब भी कोई एप्लीकेशन ओपन करेंगे ना, वो हार्ड डिस्क से ओपन होगी, लेकिन ओपन किसके अंदर होगी, रैम के अंदर। तो इसके अंदर दो कैटेगरी है, रैम और रॉम। अब रैम के अंदर दो कैटेगरी, एस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब है कैशे, याद रखो, एस रैम का मतलब क्या है, कैशे, क्या है? ठीक है। और डी, यानी और डी रैम डायनेमिक रैम, ये वो रैम है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एस रैम अपग्रेड नहीं होती, ये आपको पूरा मदरबोर्ड अपग्रेड करना पड़ता है। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ कंप्यूटर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि एस रैम कितनी होगी, कैशे कितनी होगी, ठीक है। रॉम अभी डिटेल पढ़ेंगे, हर एक की डिटेल आ गई। अब पहले ये जरा रैम की डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं।
अभी मुझसे पढ़ लिया? नहीं मूसा, आपने पढ़ लिया इसको? आर यू लिसनिंग? हेलो। सर अब अभी आपकी आवाज आई है, पहले नहीं आ रही थी। अरे यार मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ मैंने पूछा, तुमने रीड कर लिया? यस सर। तो क्या समझ में आया, जरा ब्रीफली एक्सप्लेन करो। सर इसमें सिर्फ रैम का लिखा हुआ है, उसकी फंक्शन और उसका एक्सेस टाइम के बारे में लिखा हुआ है, ठीक रैम। है, क्या समझ में आया? फंक्शनैलिटी क्या है और एक्सेस टाइम क्या है? एनी आइडिया? सर रैम एक मेमोरी है जो इट इट loses its content when the power is turned off. ठीक Its है। full form is random access memory. ठीक है। और एक्सेस टाइम के बारे में क्या डी दिया? The access time to locate data in RAM is significantly faster than in secondary or offline storage devices. This speed is crucial for the smooth and efficient functioning. सबसे ज्यादा सर access time RAM का ही है। ओके गुड। मतलब आपको समझ में आ गया नहीं मटीरियल, कोई इशू तो नहीं है? नो सर। ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्लेक्सिबिलिटी ये जरा पढ़ लो। नवीन अच्छा पढ़ लिया आपने? यस सर। अच्छा क्या समझ में आया?
सर उसमें उन्होंने बताया कि जो करेक्टरिस्टिक्स है रैम के वो उसका ये फायदे हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स आएंगे, ये लिखे भी जा पढ़े भी जा सकते हैं। ये फिर अलाउ करते हैं डायनेमिक चेंजेस, जो कि अलाउ ये डायनेमिक चेंजेस अलाउ करते हैं डाटा के लिए। ये टेम्परेरी मेमोरी कंसिडर की जाती है, क्योंकि ये अपना कंटेंट्स और ये लूज कर दी जब इसकी पावर, जब डिवाइस शट डाउन हो जाती है। ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है कि जब रैम रैम का डाटा जो डाटा रैम का जो डाटा होता है वो चेंज हो सकता है यूजर बाय द यूजर या कंप्यूटर से। वो भी क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करता है इन स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, देखो एक तो कह रहा है कि रैम कैन बी बोथ रिटर्न रिटर्न यानी डेटा राइट किया जा सकता है और रीड किया जा सकता है, पहला है। अलाउइंग फॉर डायनेमिक चेंजेस टू द रिटर्न, यानी कभी भी किसी वक्त भी डेटा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पहले पॉसिबल नहीं था। इट इज कंसीडर्ड टेम्परेरी मेमोरी सिंस इट लूजेस इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। ये इसका मतलब ये वोलाटाइल इसको, कि जब पावर उसको नहीं मिलेगी ये इसका जो भी कंटेंट है ना वो लॉस हो जाएगा। फिर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब डेटा रैम कैन बी चेंज बाय द यूजर ऑन द कंप्यूटर और द कंप्यूटर, ठीक है, तो डेटा चेंज हो सकता है। प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ, तो हम जब भी जैसे वर्ड चला रहे हैं कंटिन्यूसली डेटा चेंज कर रहे हैं, तो ये क्रूशियल कंपोनेंट की अगर सिस्टम में रैम नहीं होगी ना तो सिस्टम आपका चलेगा ही। और अगर ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी भरना शुरू हो जाए, फिलअप होना शुरू हो जाए बाय यूज़र, ठीक है, तो ये आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। इसीलिए वो कहेगा कि अपनी अपनी रैम जो है ना इंक्रीज करें, अपग्रेड करें। देर आर करंटली टू टाइप्स ऑफ रैम, एक तो वही आपको मैंने बताया था, ये डी रैम, यानी ये वो रैम है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, जो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट है। तो इसके अंदर ये दो फंक्शन दिए हुए, ईच डी रैम चिप कंप्राइजेस टिनी ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर, यानी इसके अंदर एक तो ट्रांजिस्टर होते हैं और कैपेसिटर होते हैं। सिंगल रैम चिप कंटेन मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना ये डेटा ये बिट्स को स्टोर करते हैं। एंड कैपेसिटर, कैपेसिटर फंक्शन क्या है, कैपेसिटर इन बी रैम होल्ड द बिट्स ऑफ इवन जीरो और वन। कैपेसिटर स्टोर डेटा एज इलेक्ट्रिकल चार्ज, क्योंकि आपका जीरो और वन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है या करंट होता है। अच्छा, अब ट्रांजिस्टर का काम क्या है, ट्रांजिस्टर इन डी रैम एक्ट एज स्विचेस, दे अलाउ द चिप कंट्रोल सर्किटरी टू रीड द कैपेसिटर और चेंज इट्स वैल्यू। अब जैसे हमारे यहाँ पंखा होता है या ट्यूबलाइट होती है या बल्ब होता है, अब ये खुद से तो नहीं चलता ना, ये स्विच के थ्रू चलता है। यानी हम स्विच ऑफ करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है। बल्ब यानी यानी बल्ब जो है बंद हो जाएगा या फैन बंद हो जाएगा। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब के अंदर लाइट आ जाएगी, फैन आपको चलना शुरू कर देगा। सेम थिंग जो है ना कंप्यूटर के अंदर भी होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं, एक तो ट्रांजिस्टर दिया हुआ है और एक कैपेसिटर। कैपेसिटर बिट्स को होल्ड करता है। हाँ, उसका क्या हुआ, सर हमने वर्चुअल मेमोरी अभी पढ़ ली है या पढ़नी है? वो भी इसी में आएगा, इसी का पार्ट है। वर्चुअल मेमोरी इसी का पार्ट है, हार्ड डिस्क का पार्ट है ना वो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो ना उसको टेक्स्ट पे लिख दिया करो, चैट पे लिख दिया करो। अच्छा, ये समझ में आ गया आपको, कैपेसिटर फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन। ओके, फिर इसके अंदर रिफ्रेश रिक्वायरमेंट है। अब ये कह रहे हैं कि डी रैम रिक्वायर कांस्टेंट रिफ्रेशिंग टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, यानी इसको करंट कंटिन्यूसली करंट चाहिए। तो डी रैम रिक्वायर कांस्टेंट रिफ्रेशिंग टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, मतलब बिट्स को होल्ड करने के लिए। कैपेसिटर नीड टू बी रिचार्ज अप्रोक्सीमेटली एवरी 15 माइक्रोसेकंड टू प्रिवेंट डेटा लॉस, यानी इसको कंटिन्यूसली पावर चाहिए। अगर 15 सेकंड के 15 माइक्रो सेकंड, 15 माइक्रो का मतलब है कि 15 को तुम 1 लाख से डिवाइड कर दो। अगर 15 माइक्रो सेकंड में इसको पावर नहीं मिली, 15 माइक्रो सेकंड तक ये वेट कर सकती है, उसके बाद डेटा लॉस होता है। इफ नॉट रिफ्रेश द कैपेसिटर चार्ज वुड क्विकली लीक अवे रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ स्टोर्ड वैल्यू, ठीक है ना। ये इसका इंटरनल इशू दिया हुआ फंक्शन।
एडवांटेज ओवर डी रैम, एडवांटेजेस ओवर एस रैम। ठीक है, एस रैम का मतलब कैश है, डी रैम हैव द एडवांटेज ओवर एस रैम, दे आर मच लेस एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, यानी इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना वो लेसर है एस रैम में, क्योंकि एस रैम जो है ना या कैश है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है। दे कंज्यूम लेस पावर, यानी पावर भी लेस कंज्यूम कर रहे हैं। दे ऑफर हायर मेमोरी कैपेसिटी, जो आपकी डी रैम है ना वो जीबीज में आती है, जैसे आप अपने मोबाइल में देखेंगे 8 GB की रैम, 4 GB की रैम, सीपीयू के अंदर भी आपको जीबीज में रैम मिलेगी। आपके पास मोबाइल है, आपके पास कौन सा मोबाइल है, एंड्रॉयड है या कोई और है? एंड्रॉइड है। एंड्रॉयड है ना, तो उसका मॉडल आप नेट पे लिखिएगा, ठीक है, तो आपको बताएगा कि आपके मोबाइल की रैम कितनी है, 8 GB है या 6 GB है, कभी चेक किया? नो सर। चेक कर लेना, अपने मोबाइल का मॉडल नेट पे लिखोगे ना तो आइडिया। तो रैम का जो डेटा है ना वो जीबीज में होता है, किसमें होता है? जीबी। जीबी, गीगाबिट के अंदर, ये है जीबीज। कह रहे हैं समरी डी रैम यूटिलाइजेस कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर, ठीक है, टू स्टोर एंड मैनेज डेटा requiring regular refreshing to prevent data loss. It provide cost effective, power efficient and high capacity memory compared to SRAM. So these are advantage over, बस इसका एक डिसएडवांटेज भी है, मैंने ख्याल आगे दिया होगा, हाँ नहीं दिया होगा, बहरहाल इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये स्लोअर होती है, एस रैम के मुकाबले में ना ये स्लो होती है, इनकी स्पीड होती है नैनो सेकेंड। अब आ रही है एस रैम की डिटेल। स्टैटिक रैम, नॉर्मली इसको हम कहते हैं कैशे। एस रैम डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट रिफ्रेशिंग इन कंट्रास्ट टू डी रैम, यानी इसको कंटिन्यूस रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करती है, यूजेस फ्लिप फ्लॉप टू होल्ड ईच बिट ऑफ मेमोरी। तो वहाँ पे ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर यूज होते हैं, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जो कि इसको यूज डेटा स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। इसीलिए फास्टर डेटा एक्सेस कंपेयर टू डी रैम, ये 6 to 7 टाइम फास्टर होती है, क्या कहते हैं, ये एस रैम। अब फ्लिप फ्लॉप का यूजेज क्या है, देखें, एस रैम एम्प्लॉय फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर डेटा, यानी वहां पे कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर यूज हो रहे थे, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप टेक्नोलॉजी यूज होती है। ईच बिट ऑफ मेमोरी इज हेल्ड इन ए फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर कांस्टेंट रीड। तो अब ये जो डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे ये कांस्टेंट रिफ्रेशिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ये यहाँ पे जरूरत नहीं होती। ओके, एस रैम इज फास्टर देन डी रैम इन टर्म्स ऑफ डेटा एक्सेस। आगे यहाँ पे स्पीड दी, access time for SRAM is typically around 25 nanosecond. 25 nanosecond, while for DRAM it's approximately 60 nanosecond. तो ये वैल्यू जितनी कम होगी इसका मतलब उतनी ज़्यादा फास्ट है, यानी एस रैम जब 10 नैनोसेकंड में डेटा को एक्सेस कर रही है और इसको 60, यूँ समझ लो कि डी रैम को 60 सेकंड लग रहे हैं डेटा एक्सेस करने में और उसको 25 सेकंड लग रहे हैं। तो नैनो का तो मतलब पता है, नैनो का मतलब पता है आपको, नैनो का मतलब क्या है, 1/9, 1/9, समझ आई, ये इतनी फास्टर होती है। प्रेफर टेक्नोलॉजी फॉर एब्सोल्यूट स्पीड, अच्छा, अब कह रहा है इन सिचुएशन वेयर एब्सोल्यूट स्पीड इज एसेंशियल सच एज इन द सीपीयू मेमोरी कैशे, एसरैम इज द प्रेफर टेक्नोलॉजी। अच्छा, सीपीयू जो है पहले पता क्या होता है, जैसे ये सीपीयू बना हुआ है, अब इसको यूज करने की वजह क्या है, पहले एसरैम यूज नहीं होती, ये आपका सीपीयू है, ये सीयू हो गया, ये है। अब मैं कैशे वैसे बना देता हूँ, ये रैम, रैम का इशू पता क्या है, ये मैं कोई भी एप्लीकेशन ओपन करूँगा एक तो स्पेस ले लेता ओएस, एस रैम का मैं लिख नहीं रहा, ये रैम है,
एक तो स्पेस ले लेता है ओएस, आपने वर्ड खोला स्पेस ले ली, ब्राउजर खोला स्पेस ले ली, ये स्पेस ले लेता है। अब जब भी सीपीयू आएगा ना डेटा स्टोर करने के लिए, तो ये इसको खाली नहीं मिलेगी। इससे क्या होता था, सीपीयू स्लो हो जाता था। इसीलिए इन्होंने कैशे मेमोरी इंट्रोड्यूस करवाई। एक तो वो फास्टर है, अच्छा सीपीयू बहुत फास्टर होता है, उसके मुकाबले में जो रैम है ना वो लेस फास्टर है। एक तो वो बिजी, ठीक है, दूसरा स्पीड बहुत लो होती है। इसीलिए कैशे इंट्रोड्यूस करवाई, सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए कैशे इंट्रोड्यूस करवाई। तो सीपीयू सबसे पहले कैशे को एक्सेस करेगा, ठीक है, कैशे से डेटा रैम में जाता है या रैम से डेटा कैशे में जाता है। इवन सीपीयू रैम को भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, क्योंकि सीपीयू का काम क्या होता है, सबसे पहले वो कैशे को चेक करेगा। अगर कैशे में इंस्ट्रक्शन नहीं है, डेटा नहीं है, तो फिर वो रैम की तरफ जाएगा। अब एक और चीज बता दूं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन फिर बताया था, कैशे जो है ना 3 तरह की आती है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। सबसे पहले वो लेवल 1 को चेक करेगा, यहाँ इंस्ट्रक्शन नहीं, फिर लेवल 2 को चेक करेगा, यहाँ इंस्ट्रक्शन नहीं है, फिर वो लेवल 3 को चेक करेगा, यहाँ इंस्ट्रक्शन नहीं है तो फिर रैम को चेक करेगा। ये आपकी रैम। रैम का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि ये फिल हो जाती है, इसकी वजह से सीपीयू की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, क्योंकि आप बीइंग अ यूजर ब्राउजर ओपन करते जा रहे हैं, इंटरनेट चलाते जा रहे हैं, इंटरनेट के चक्कर में हम बहुत सारे ब्राउजर यानी उसके जो टैब होते हैं ना खोलते चले, ठीक है ना। तो मेमोरी कैश इज हाई स्पीड पोर्शन ऑफ मेमोरी effective because many program access the same data or instruction repeated। तो सीपीयू क्या करता है, वो जो भी प्रोसेस करता है कैशे में ट्रांसफर करके अपने आप को फ्री कर लेता है, कैशे से रैम में चला जाएगा। आप यूँ समझ रहे हैं कैशे एक ऐसी बाल्टी है, ये बाल्टी है ना, ये मैं बाल्टी बना, ये इस तरह है, ऊपर से ह्यूज डेटा आ रहा है, यहाँ से स्लोली स्लोली डेटा जाएगा, यानी ऊपर से पानी बहुत तेजी से आ रहा है, लेकिन यहाँ से स्लोली स्लोली निकालता जाएगा और यह रैम में जाता जाएगा। ऐसे ये कैसी बाल्टी है जिसमें वो पानी ऊपर से तेजी से आ रहा है लेकिन नीचे आराम आराम से वो मूव करेगा। मेमोरी कैशे स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा, और जो फ्रीक्वेंटली डेटा होता है इंस्ट्रक्शन होती है उसको ये स्टोर करता है। बाय यूजिंग SRAM फॉर द मेमोरी कैशे द कंप्यूटर अवॉइड द स्लोअर एक्सेस टाइम एसोसिएटेड विद रैम। तो स्लो रैम जो है वो अभी बताया ना, अगर किसी डेटा को 60 सेकंड में एक्सेस करती है तो कैशे रैम उसी डेटा को 25 सेकंड में एक्सेस कर लेती है। बल्कि यहाँ वर्ड है नैनो, तो नैनो का मतलब होता है 1/9, और माइक्रो का मतलब होता है 1/6, ठीक है। तो नैनो ज़्यादा स्पीडियर होता है। Yes. DRAM वर्सेस SRAM इन कंप्यूटर, while DRAM इज मोर कॉमन इन जनरल। अच्छा, DRAM अपग्रेड कर सकते हैं, SRAM अपग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि बिल्टन होती है, मदरबोर्ड पे ये बिल्टन होती है। While DRAM is more common in general computer memory, SRAM is preferred in specific high-speed application where speed is crucial, like CPU memory caching. In summary, SRAM with its flip-flop based structure doesn't require constant। अच्छा, इसी वजह से SRAM ना एक्सपेंसिव होती है। इसके एक फीचर है कि ये एक्सपेंसिव होती है, बट लो स्टोरेज होती है। अच्छा, इसका डेटा जो होता है ना MBs में होता है, 8 MB, 16 MB, इस तरह होता है। एक्सपेंसिव होती है, लो स्टोरेज होती है, बट फास्टर होती है। ये मेन 3 refreshing and is notably faster than DRAM। It is particularly favored in situation where absolute speed as in the CPU memory cache is crucial। जहाँ पे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है तो हम SRAM को ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ SRAM। ये जरा कंपैरिजन पढ़ लो। Okay, sir.
सब पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। क्योंकि ऑलरेडी सारे पॉइंट हमने पीछे डिस्कस किए। अब आ जाते हैं रोम। रोम का जो टास्क है ना, वो उस वक्त शुरू होता है जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं। अब सिस्टम को ऑन होने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए। वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है रोम के अंदर। रोम को हम बेसिकली बायोस, ये लिखा ना बायोस, ये रहा, बायोस भी कहते हैं। सर बायोस की फुल फॉर्म क्या है? ये लिखा मैंने, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यानी सिस्टम ने स्टार्ट होना है ना, स्टार्ट होने के लिए भी उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए। उस उन इंस्ट्रक्शन को मैन्युफैक्चरर जो है ना बायोस के अंदर रख देते हैं, यानी रॉम चिप कहते हैं, रीड ऑनली कर देते हैं। इसको हम फर्मवेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मवेयर। A form of primary memory is similar to RAM in some properties. Key feature of ROM chips: non-volatile, content are lost, not lost after powering, यानी power ऑफ द कंप्यूटर, यानी सिस्टम बंद भी कर दो क्योंकि इसका कंटेंट लॉस। इसके साथ ना एक बैटरी होती है, उसको कहते हैं सी मॉस, सी मॉस बैटरी। CMOS, इसका नाम होता है सी मॉस बैटरी होती है। तो बेसिकली वो इसको पावर दे रही होती है, और जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी पावर आ जाती है। और ये परमानेंट, क्योंकि अगर इसका डेटा लॉस हो जाएगा ना तो आपका सिस्टम कभी स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए तुमने देखा होगा वो क्या कहते हैं, मोबाइल जब वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, जैम होना शुरू हो जाते हैं, हैंग होना शुरू हो जाता है मोबाइल। ठीक है, तो आप किसी हार्डवेयर मोबाइल रिपेयर वाले के पास जाते हैं, वो उसको अपने कंप्यूटर लगाता है, तो वो क्या करता है, सारे कंटेंट इरेज कर देता है। उससे क्या होता है, वो ये जो बैटरी है ना, ये जो आपकी मेमोरी है ना, ये रिफ्रेश हो जाती है। परमानेंट कंटेंट कैन नॉट बी चेंज और रिटर्न टू बाय द यूजर कंप्यूटर और एनी एप्लीकेशन। आप इसका डेटा चेंज नहीं कर सकते। ये सिर्फ हार्डवेयर वाला चीज, जो हार्डवेयर स्पेशलिस्ट होगा ना, जिसके पास का सॉफ्टवेयर भी होगा और जो इसको एक्सेस करेगा किसी हार्डवेयर के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो इसको डेटा चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इसका स्टेटस रीड ऑनली होता है। कंटेंट कैन ऑनली बी राइट। आप इसको रीड तो कर सकते हैं लेकिन इरेज नहीं कर सकते, कुछ एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इसको एडिट कर दिया ना तो आपका सिस्टम दोबारा स्टार्ट किया। तो यू नीड टू हैव रीड ऑनली मेमोरी फॉर स्टार्टअप, क्योंकि इसके अंदर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन है कि सिस्टम स्टार्ट कैसे हो। ऑफन यूज टू स्टोर डेटा, क्रूशियल फॉर कंप्यूटर इनिशियल स्टार्टअप, नोन एज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS कंटेन स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन और बूटस्ट्रैप कोड, इसको बूटस्ट्रैप भी कहते हैं, बूटिंग भी कहते हैं, ये वर्ड भी यूज करते हैं, बूटिंग। These instructions are accessed when the computer power up for the first time. समझ में आ गई बात? अच्छा, वोलाटाइल का मतलब होता है, वोलाटाइल का मतलब है कि इट विल नॉट वर्क व्हेन देयर इज नो पावर, यानी ये मेमोरी काम नहीं करेगी, मेमोरी विल लूज इट्स डेटा व्हेन देयर इज नो पावर। और नॉन वोलाटाइल का मतलब है कि मेमोरी कैन होल्ड डेटा इवन देयर इज नो पावर। गॉट इट? यस मूसा? यस सर। वोलाटाइल समझ में आया? यस। वोलाटाइल का मतलब है यस। when there is no power, memory will not hold data। ठीक है, memory will lose its data if there is no power। जब सिस्टम का रीस्टार्ट करते हैं ना, तो आप देखते हैं रैम में जो कुछ होता है सब चला जाता है। मोबाइल में हम फील नहीं होता क्योंकि मोबाइल हम रिफ्रेश नहीं करते ना, बार बार रीस्टार्ट नहीं करते। लेकिन हम लैपटॉप बंद करके रखते हैं, दोबारा ऑन करोगे तो जितनी भी तुमने एप्लीकेशन ओपन की सब सब क्लोज हो चुकी है। जब भी तुम रीस्टार्ट करोगे तो तुमसे पूछेगा यार ये भी ओपन है, इसको बंद करूँ ना करूँ, क्या करूँ?
आप बंद करोगे या मैं बंद करूँ? ऐसा होता है ना, लैपटॉप में बहुत सारी एप्लीकेशन ओपन रह जाती है। अब आप लैपटॉप को रिस्टार्ट कर रहे हो या बंद कर रहे हो, तो आपसे कहता है भाई ये इसको बाय फोर्स बंद कर दें, आप करेगा या मैं करूँ? ऐसा कभी देखा है आपने? ऐसा होता है ना लैपटॉप में। समझ आई बात? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ हाँ, ये तो हो गए सारे। पर्पज ऑफ रॉन्ग, इसको जरा गो थ्रू कर। ओके सर। सर पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यस सर। तो थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करो रॉम के बारे में, क्या समझ में आया आपको? सर ROM full form is read only memory and it holds data that the computer needs during the initial boot process and it only contains critical instruction from hardware. हाँ, इसके पास जितने भी कंप्यूटर के जितना भी हार्डवेयर होता है उसकी इंफॉर्मेशन को इसने होल्ड किया। Sir, it is non-volatile. हाँ, नॉन वोलेटाइल, मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, इसकी अपनी पावर होती है जिसको कंटिन्यूस पावर दे रहा हूँ। वो बैटरी होती है, उस बैटरी को कहते हैं सीमॉस बैटरी। हाँ, अब ये कंपैरिजन है, ये पढ़ लो जरा। सर पढ़ लिया। तो क्या समझ में आया? Sir, RAM is a temporary memory and ROM is also permanent. RAM is a temporary memory, ROM is a permanent memory. RAM is volatile, ROM is non-volatile, and
RAM is used to store data, file programs, and ROM is always used to store BIOS and other data. BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS का मतलब BIOS पढ़ते हैं। तो ये ROM का दूसरा नाम है ना? हाँ, रोम का दूसरा नाम, रोम का एक और नाम भी है, फर्मवेयर। आपके स्कूल खुल गए? यस सर, आज पहला दिन था। आज पहला दिन था ना? आज क्लास हुई थी कंप्यूटर की? सर आज पीरियड नहीं था। पीरियड किस दिन होता है तुम्हारा? सर थर्सडे के अलावा बाकी सारे दिन। 4 पीरियड होते हैं? तुम सर कुछ नाइन्थ तुम नाइन्थ ओ लेवल में हो या 10th ओ लेवल में? 10th। 10th। तो इस साल पेपर दोगे ना? सर अगले साल मई अच्छा, जून में। नहीं वही ना, 2025 में, 2026 में? तो 2025 में। हाँ, मतलब ये फाइनल ईयर है ना आपका? यस सर। कौन कौन से सब्जेक्ट दे रहे हो? सॉरी सर। कौन कौन से सब्जेक्ट दे रहे हो कंप्यूटर के अलावा? सर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर। नहीं, 5 है ना, 3 दे दिया आपने? यस सर। इसका रिजल्ट आ गया? यस सर। क्या आया? सर 1A स्टार, 1A और 1B। ये जब ही आया 13 अगस्त को, इसी में आया? यस सर। यस सर। अब इनमें भी यही लाओगे? सर इससे बेहतर आएंगे इस बार। तो इसमें भी कंप्यूटर में ए स्टार आता है। मैंने 2-2 महीने बच्चों को पढ़ाया, ए स्टार आया था 2 महीने 3 महीने के अंदर कराया। अब आ रहा ठीक है, तो इंशाल्लाह इसमें भी तुम्हारा ए स्टार आ जाएगा। है इंशाल्लाह। ये जरा इनकी दी हुई एग्जाम्पल एप्लीकेशन है, ये दोनों कहाँ कहाँ यूज होती है, ये जस्ट गो थ्रू कर। तो पढ़ ली। तो क्या समझ में आया दोनों का पर्पज क्या है? सर इसमें रैम और रोम की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, रोम फैक्ट्री सेटिंग स्टोर करती है, सच एज रिमोट कंट्रोल, फैक्ट्री स्टार्टअप सेटिंग का मतलब रूटीन। पता है क्या है? देखो, फैक्ट्री सेटिंग का मतलब पता है क्या है? कि ये मैन्युफैक्चरर जो है हार्डवेयर की सारी इंफॉर्मेशन रॉम के अंदर रख देते हैं, प्लस बूटअप, ये इसको कहते हैं फैक्ट्री सेटिंग। यानी ये यूजर इसमें कुछ यूजर का कोई काम नहीं होता, यूजर की सारी इंस्ट्रक्शन रैम में जाएगी। ठीक है, लिखा है द यूजर मे विश टू प्रोग्राम इन देयर ओन रूटीन, these new instruction would be stored in the RAM।
और ये सब कुछ जो है ये सब कुछ फैक्ट्री सेटिंग, ठीक है। और बताओ। सर ये सेट रूटीन स्टोर करता है और सेट रूटीन का मतलब है कि सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जिस पर्पज के लिए उसको डिजाइन किया गया, ठीक है। जैसे रिमोट कार का दिया एग्जाम्पल है, टॉय कार, इसको रिमोट से ऑपरेट कर। अब रिमोट जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना वो रैम में स्टोर हो, और वो उसको रॉम से कंपेयर करता है कि रॉम में क्या लिखा हो, टर्निंग लेफ्ट क्या कैसे होगा, टर्निंग राइट कैसे होगा, मूव फॉरवर्ड कैसे होगा, मूव बैकवर्ड कैसे होगा। ये सारी इंस्ट्रक्शन रॉम के अंदर स्टोर हो। रैम में जब आपको फॉरवर्ड करते हैं तो रैम में जाता है, रैम कंपेयर करता है रॉम के साथ, फिर वो मैच करता है तो उसके हिसाब से प्रोसेसर इसको रन कर देता है। हाउ द बटन ऑन द हैंड हेल्ड डिवाइस कंट्रोल टर्निंग लेफ्ट एक्सेलरेशन, कि पहले से सब कुछ स्टोर होता है। हम हमारी सिस्टम रैम में जाती है और ये उसको कंपेयर करता है, उसके बाद ये रिमोट कार मूव कर लेती है। ठीक है, और बताओ इसके बारे में। एनी आइडिया? क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो पूछ रहा था और कोई डिटेल है इसके अंदर जो तुम्हें याद हो उसकी? रैम रोम एप्लीकेशन। नो चलो फिर नेक्स्ट यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक। ठीक है। ओके सर। पेपर 1 तो हमारा वही थर्सडे को होगा, और पेपर 2 फिर इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को, ठीक है।